पन्ना प्रमुख की जो काट है वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगी और हम अपनी रणनीति के साथ उतरेंगे। 2022 का चुनाव जो है केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया इस वक्त हैं। बातचीत करेंगे क्या पार्टी आगे स्ट्रैटेजी बना रही है, क्योंकि जो 70 सीटें हैं विधानसभा की उस पर अब फोकस किया जा रहा है। सर, क्या प्रोग्राम है पार्टी का आगे जो आप एक शंखनाद कर रहे हैं पूरे 70 विधानसभा में? देखिए, ये अभी पिछले प्रोग्राम में हमने बूथ प्रभारियों की नियुक्ति की थी और उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल बूथ्स जिन्हें हम कहते हैं 11,370 बूथ्स हैं, उस पर सब पे हमने प्रभारियों की नियुक्ति की थी। अब जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हम उनकी ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग होगी, साथ ही साथ उनकी ये तैयारी होगी कि चुनाव किस तरीके से लड़ना है, बूथ पे जाके किस तरीके से प्रचार करना है। इस कार्यक्रमों को लेकर मैं प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जा रहा हूँ और फर्स्ट फेज़ में करीबन 18 विधानसभाएं जिनमें मैं जाऊँगा। ये 2022 के चुनावों को लेकर पूरी तैयारी है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, बूथ पे जाके एक एक आदमी को 1 to 1 टच करती है और घर घर डोर टू डोर करती है, उसी प्रक्रिया को हम उत्तराखंड में भी लागू करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे डोर टू डोर से और लोगों को टच करने से लोगों को ये समझ आती है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं और उनके लिए क्या मुद्दों के साथ पार्टी आई हुई है। मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और 2022 के चुनावों से काफ़ी होपफुल है हम कि काफ़ी अच्छे नतीजे आएंगे। दिल्ली और यहाँ में आपको क्या अंतर नज़र आता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई बूथ ऐसे आपको मिलेंगे जो पैदल चलने पड़ते हैं, कई गाँव तक पैदल जाना पड़ता है। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट जो आप प्लान कर रहे हैं वो क्या सक्सेस हो पाएगा? पर्वतीय इलाके की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो कैसे आड़े आने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे पॉलिटिकल सिनारियो की अगर हम बात करें तो वो तो है ही अलग, साथ ही साथ ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी अलग हैं। लेकिन जब आप बूथ प्रभारी की नियुक्ति करते हैं तो बूथ प्रभारी का मतलब होता है वो उस बूथ पर रहने वाला व्यक्ति। तो जिस दुर्गम इलाके या दुर्गम क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारा जो बूथ प्रभारी होगा वो उस क्षेत्र से बिलोंग करता होगा, तो वो उस गांव में का रहने वाला होगा, उस कस्बे का रहने वाला होगा, उस गली का, उस मोहल्ले का रहने वाला होगा। तो निश्चित तौर पे उसके लिए काफ़ी आसान रहेगा कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत कर सके और उनको के बीच में जाके प्रचार कर सके। ये इस स्ट्रेटेजी का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि जो हमारे सारे के सारे बूथ प्रभारी हैं वो लोकल स्तर पे एक्टिव हैं और वहीं की वहीं पे काम करने के लिए उनको बोला जा रहा है। उनको केवल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो कि इस फेज़ में हम करने जा रहे हैं। उनको जो सोशल मीडिया उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ ही साथ बूथ पे किस तरीके से काम होना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिल्ली से निश्चित तौर पे परिस्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं और लोगों के बीच में जाके लोगों के मुद्दे उठाते हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है। इसी मूल मंत्र के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। संगठन के स्तर पर जो काम चुनाव में होता है, अगर हम आपके विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस थोड़ा पीछे दिखाई देती है, भाजपा पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है कि एक पन्ने में अगर 25 से 26 लोग भी हैं तो उन पर भी भाजपा ने एक आदमी बिठाया हुआ है जिसको गली बॉय बोला जाता है भाजपा की नज़र में। आप क्या उसी स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हैं? देखिए, भाजपा और हमारा दिल्ली में 3 बार मुकाबला हुआ है और तीनों बार हमने उनको हराया है। उसमें उनके पन्ना प्रमुख का भी रोल था और पिछले चुनाव में आपने देखा कि बड़ी भारी संख्या में 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूरी सेंट्रल कैबिनेट और करीबन 250 MPs जो थे वो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। फिर भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, आम आदमी की जीत हुई। हमारा ये मानना है कि उनकी स्ट्रेटेजी उनके पास है, पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी कहें या बूथ की स्ट्रेटेजी कहें। हमारा काम करने का अपना एक तरीका है जिसमें कि हम बूथ पे जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो शायद फिर उसी तरीके की एक मेरे को लगता है कि चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगी और हम अपनी रणनीति के साथ उतरेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पीछे है और जिस तरह की स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी अपनाती है, तो उस जो बीजेपी से पीछे जो पन्ना प्रमुख की जो काट है वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि आने वाला चुनाव 2022 का चुनाव जो है केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। उसका मेन कारण ही यही है कि संगठनात्मक तौर पर अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी है। आईटी सेल भी उसमें से एक है जो जिसने आप निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो आईटी सेल है उसका मुकाबला करने की ताकत हमने ये दिखाया है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये ताकत रखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पेड आईटी सेल है उसका जो अगर कोई जवाब है तो वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। आपकी पेड नहीं है जो आपने जो टीम बना रही? नहीं, निश्चित तौर पे पेड नहीं है और केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं
जो कि आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक है और वो वहीं से बैठ के काम कर रहे हैं। सारे लोग जितने बैठे हुए हैं, देखिए आप सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप चाहें तो लोगों से मिल भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का स्ट्रेटजी हमने अपनाई है, निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को उससे शिकस्त दी जा सकती है और ये हमने प्रूव करके भी दिखाया है। उन्हीं रणनीति के साथ हम आगे भी चलेंगे। सर मुद्दे क्या होने वाले हैं? 2022 में है, आपने जैसे अभी बताया ज्योग्राफिकल कंडीशन उत्तराखंड की अलग है, पर्वतीय इलाका है, 20 साल राज्य को बने हुए हैं, छोटा समय है, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें हमने झेली हैं। क्या मुद्दे होने जा रहे हैं जिनसे आप जवाब देंगे भाजपा कांग्रेस को? देखिए मुद्दों की अगर बात की जाए तो सीधे सीधे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड, पलायन, रोजगार। ये मेन मुद्दे हैं जिन पे काम होने की आवश्यकता है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सबको केवल एक बात की चुनौती देता हूँ कि वो पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया है ये बता दें और वोट मांग लें। वो जनता के बीच में जाएं और लोगों से ये कहें कि जी देखिए हमने ये काम किया था इसलिए हमें वोट दे दीजिए। मनीष सिसोदिया जी ने 5 सवाल पूछे। वही बात है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए केवल। इन मुख्यमंत्री से कहेंगे आपने 5 साल राज किया, 5 साल में आप केवल 5 काम गिना दीजिए कि 5 काम हमने ये किए। इनके जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी चुनौती स्वीकार की थी कि हम बताएंगे, आज तक नहीं बता पाए। और मुझे लगता है कि हमने विकास पुस्तिका छाप दी है, उसको पढ़ ले आम आदमी पार्टी। घर में बैठ के कुछ भी छाप सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप केवल चुनावों में ये कह दीजिए, एक वर्ड कह दें, एक लाइन कह दें पूरे चुनाव प्रचार में कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर हमें वोट दे दीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं, वो केवल अपने भाषण में ये कहें कि जो काम हमने पिछले 5 सालों में किया है उस काम के आधार पर हमें वोट दे दीजिए। इतना कह देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। काम गिनाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये बोल दें कि जो हमने 5 साल में काम किया है उसके ऊपर हमें वोट दे दीजिए। कुंभ को लेकर एक मामला सामने आया, पूरे देश में उसकी चर्चा भी हो रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी वो मामला उठा है। क्या लगता है आपको कि कुंभ में किस तरह के जहाँ पर चूक हुई है, क्या सरकार के स्तर पर चूक है या किसी अधिकारी की चूक? देखिए अधिकारी कुछ नहीं होते, जो डिसीजन मेकर है वो सरकार है। किसी भी चीज़ को अगर अच्छा करेंगे तो उसकी वाहवाही सरकार को मिलती है, कोई भी चीज़ अगर गलत करेंगे तो उसकी जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब जब सब इस बात को मान रहे हैं, इवनली मुख्यमंत्री जी भी मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो ये देखने की आवश्यकता है कि इस घोटाले का पैसा कहाँ कहाँ गया, उनको पकड़ा जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी ये तो कह रहे हैं घोटाला तो हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कि वो पैसा कहाँ गया। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। वो खुद मान रहे हैं कि एक एक किट से 700 टेस्ट हुए, ये डेटा दिखाता है। फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हाँ घोटाला हो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो घोटाला किया किसने और कौन जिम्मेवार है, किसके पास वो पैसा गया। इन सब चीज़ों को जनता के बीच में रखे जाने की आवश्यकता है। बताना चाहिए कि भाई ये घोटाला हुआ, इसमें इस व्यक्ति ने पैसा खाया, लेकिन दिक्कत क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। तो पिछले मुख्यमंत्री जी कोई आसमान से तो आए नहीं थे, वो भी आपकी पार्टी के हैं, आप उनके उत्तराधिकारी हैं, तो आपको बताया जाना चाहिए कि भाई पिछले मुख्यमंत्री ने पैसा खाया। पिछले मुख्यमंत्री बोलते हैं जी अगले मुख्यमंत्री ने खाया। तो मेरा ये मानना है कि दोनों बैठ के तय कर लें कि पैसा किसकी जेब में गया है और फिर जनता के बीच में जाके बता दें कि भाई मैंने नहीं लिया, इन्होंने लिया। तो वो पहले बैठ के तय करें कि पैसा किसके पास गया। दिल्ली में जो ऑक्सीजन ऑडिट का एक मामला भी आया है, आपको लगता है कि यहाँ आपकी जिस रफ्तार से आम आदमी बढ़ रही थी, कुंभ वाले घोटाले को लेकर आप सड़कों में थे, घड़ा फोड़ आपका प्रदर्शन चल रहा था, अब भाजपा ये कह रही है कि आप दिल्ली में पहले जवाब दीजिए? देखिए हमारा ये मानना है कि जवाब तब देंगे ना जब कुछ हुआ हो। जो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा कहा नहीं जा सकता कि किसी ने फेक डिमांड जनरेट कर ली। तो जिस कमेटी के चेयरमैन ये बोल रहे हैं उसकी जानकारी कम है, भाजपा वालों की जानकारी ज़्यादा है। तो ये तय करने की आवश्यकता है कि जो एक टेक्निकल आदमी है, जो डॉक्टर है, जो आपने ही अपॉइंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया जिस आदमी को कि आप ऑडिट कमेटी का चेयर करेंगे, वो चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी ने फेक डिमांड जनरेट नहीं करी। अब भारतीय जनता पार्टी के एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या क्या निकल के आ रहा है उसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब आप मुद्दों की बात करेंगे, जब आप डेटा पे बात करेंगे तो निश्चित तौर पे दिखेगा कि किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये मोहनिया साहब, क्या उत्तराखंड में एक इतिहास रहा है, बहुत सारे लोग कांग्रेस में असंतुष्ट रहते हैं, भाजपा में असंतुष्ट रहते हैं, दूसरे विपक्षी दलों में, आम आदमी पार्टी क्या दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोलेगी चुनाव के वक्त? देखिए हमारा ये मानना है कि सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, प्रिंसिपली अच्छे लोग सब जगह पर हैं, सामाजिक संस्थाओं में भी हैं, राजनीतिक दलों में भी। लेकिन जब हम किसी भी आदमी को आम आदमी पार्टी में लाते हैं तो हम एक CCC का फॉर्मूला चाहते हैं कि वो रहे। कोई भी करप्ट
कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी में स्थान नहीं पा पाएगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि अभी तक वो आम आदमी पार्टी उस वॉशिंग मशीन का ईजाद नहीं कर पाई है कि जो वहाँ से कांग्रेस के किसी करप्ट व्यक्ति को या भाजपा के किसी करप्ट व्यक्ति को लाएंगे और वो उस वॉशिंग मशीन में आते ही वो शुद्ध हो जाएगा और उसको हम शामिल कर लेंगे। ऐसी मशीन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कांग्रेस से किसी करप्ट व्यक्ति को लाते हैं और उसे कहते हैं जी पाक साफ हो गया, और जब वो व्यक्ति पुनः कांग्रेस ज्वाइन करता है तो फिर भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये कैसी वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों का हमेशा से स्वागत है, लेकिन साथ ही साथ उसको जो ये CCC का जो फॉर्मूला है, इसकी अग्नि परीक्षा हर आदमी को देनी पड़ेगी जो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो। ये CCC वाला किसी पर अभी आपने कुछ रैकी की है, कुछ लोग हैं, बातचीत हुई? जो भी बातचीत होगी, जब भी किसी की ज्वाइनिंग होगी तो ये CCC का फॉर्मूला हमेशा लागू रहेगा। चलिए, तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, जिनका साफ कहना है कि चूँकि चुनाव का समय है, अगले जो कुछ दिनों में 70 विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी जा रही है एक साथ। भाजपा का जो फॉर्मूला है, बूथ स्तर तक जो माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख तक भाजपा लेकर चलती है, उसी स्ट्रैटेजी को और उसी तरह से उसकी काट पेश करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि दिल्ली में जो घोटाले की बात आ रही है, जो ऑक्सीजन ऑडिट की बात आ रही है, वो सरासर झूठ है। भाजपा के IT सेल ने, भाजपा दफ्तर में वो बना हुआ है, क्योंकि पहले से कुंभ मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों में घूम रही थी, घड़ाफोड़ प्रदर्शन चल रहा था, भाजपा ने पलटवार किया, उसका जवाब भी आज उन्होंने दिया है। एक बड़ी बात उन्होंने और कही है कि चुनाव के वक्त जो कांग्रेस और भाजपा में जो लोग हैं असंतुष्ट हैं, उन्हें CCC के फॉर्मूले से जांचा जाएगा। अगर वो क्रिमिनल नहीं है, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर वो कम्युनल नहीं है, तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी उन्हें पार्टी में शामिल कर रही है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।